नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आज है न्यूट्रिशन साइंस का प्रैक्टिस सेट और ये स्पेशल डिमांड पर आप लोगों के है। जैसे कि आरपीएससी का पेपर है आपका 2 को, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, साथ ही साथ आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है बीपीएससी, मतलब ये तीनों पेपर क्या है आपके जून में ही है, 2024 अभी जून में है। और चंडीगढ़ 3 पेपर है, चंडीगढ़ टीजीटी का है आपका, और किसका है बीपीएससी पीजीटी का है, और आपका आरपीएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं न्यूट्रिशन साइंस का। पहले जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें क्या होता था, होम साइंस में जो वैकेंसी होती थी ब्रांच के हिसाब से आती थी, न्यूट्रिशन साइंस की अलग आती थी, टेक्सटाइल की अलग आती थी। आप उस हिसाब से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती थी, इंटरेस्ट होता था, आप अप्लाई करते थे। लेकिन इस बार क्या है, सारा सब कुछ मिक्स, जैसे हर पेपर में आपको देखने को मिलता है वैसा ही एग्ज़ाम आपका होगा। तो इसके हिसाब से आज तो हम न्यूट्रिशन साइंस के लाए हैं 50 क्वेश्चंस, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ उसका रीज़न ये है कि एक प्रश्न से मैं आपको मतलब पूरा पेपर के हिसाब से जो भी लेसन में 4-5 लेसन इस 50 क्वेश्चन में कवर कर रही हूँ, तो उसकी मेन जो नॉलेज है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें जो प्रश्न है वो आपको यूनिसेफ, WHO के भी देखने को मिलेंगे, कुपोषण के देखने को मिलेंगे, सुपोषण के देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न आपको, मतलब इसमें 3-4-5 टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा क्लास में और लास्ट तक छोड़ना नहीं है क्लास, क्योंकि पेपर आपका सिर पर है बिल्कुल, ठीक है। और ये क्लास मैं मज़े में नहीं लाई हूँ कि जब मन हो, फुर्सत हो, टाइम हो तो देख लेना, क्योंकि अभी आपका मतलब पेपर है तो अभी ही पढ़ना है इसको, ठीक है। तो बस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार का पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, उसे पोषण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा आपको बतानी है, कहाँ से शुरू हुई है, शब्द को पकड़िए, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, एक शब्द पकड़ो, सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया, और किसकी परिभाषा है? ये है पोषण की परिभाषा। तो ये जो है किसने दी है? क्या यूडकिन ने दी है, या सुधा नारायणन ने, बताइए, या रॉबिन्सन ने, या D.F. टर्नर ने? तो ये जो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, हमारी जो डेफिनेशन है पोषण की, ये दी है सुधा नारायणन ने। तो ये तो डेफिनेशन थी, इस पर ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, हमने शब्द बता दिए, आपको पकड़ लेने चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयु, लिंग, व्यवसाय, संरचना, शारीरिक संरचना तथा शरीर भार, शारीरिक अवस्था के अनुरूप आहार का लेना क्या कहलाता है? मतलब हम जब आहार लें तो हम अपनी एज का ध्यान रखें, अपने लिंग, हम गर्ल्स हैं या हम बॉय हैं, कौन है, हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए, हमें व्यवसाय का ध्यान होना चाहिए, हमें अपनी शारीरिक संरचना, शारीरिक अवस्था, किस अवस्था में, हम प्रेग्नेंट तो नहीं, हम लैक्टेटिंग मदर तो नहीं, हम मतलब बच्चे को फीड तो नहीं करा रहे, हम मतलब किस कंडीशन में हैं इस समय, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम डाइट प्लान करते हैं तो क्या हम सुपोषण प्लान कर रहे हैं, संतुलित पोषण प्लान कर रहे हैं, पर्याप्तम पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्याप्तम पोषण को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। या डी है कुपोषण। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं भाई? कुपोषण तो नहीं कर रहे हैं प्लान, है ना, कुपोषण तो नहीं करेंगे प्लान, तो क्या है, क्योंकि शब्दों को पकड़ो, संतुलित पोषण क्यों, सुपोषण क्यों नहीं है, पर्याप्तम पोषण क्यों है, क्यों नहीं है भाई? हम आयु, लिंग, व्यवसाय के हिसाब मतलब सब कुछ देख रहे हैं, अपनी बॉडी का ओवरऑल देख रहे हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मतलब हम हर चीज़ के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का माना गया है, कहीं कहीं 3 भी माना गया है, ठीक है। तो 2 प्रकार का माना गया है, कौन कौन सा? एक तो माना गया है सुपोषण सुपोषण, और जिसे हम उचित पोषण भी कहते हैं, जो सुपोषण को हम उचित पोषण भी कहते हैं, ठीक है। सुपोषण को हम उचित पोषण या फिर इंग्लिश में याद रखो गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? कुपोषण। तो ये 2 तरीके से आपके जो है पोषण को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है पोषण को, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि सुपोषण, जिसे हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा ध्यान रखना सुपोषण भी आपका क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। सुपोषण भी आपका 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक तो संतुलित होता है, जिसकी हम प्रश्न भी कर रहे थे, ठीक है, जिसका भी हमने प्रश्न किया, संतुलित होता है,
ठीक है। एक संतुलित पोषण होता है, दूसरा क्या होता है, पर्याप्तम होता है। पर्याप्तम में क्या होता है, संतुलित में तो मैंने आपको बता दिया, आयु लिंग व्यवसाय वगैरह अभी आपने पढ़ लो, आप बोर्ड पे लिखा पढ़ लो प्रश्न, ठीक है। लेकिन अगर हम पर्याप्तम पोषण की बात करें, ऑप्टिमम डाइट जो होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसे क्या सर्वोत्तम पोषण कहा जाता है। पर्याप्तम पोषण को, ये वाला जो सी ऑप्शन पे लिखा है, इसको क्या कहा जाता है, इसे हम सर्वोत्तम पोषण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम पोषण का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा होगा, पर्याप्तम पोषण। क्यों, जिसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होता है, जो संतुलित आहार हम लेते हैं ना, जो संतुलित पोषण लेते हैं, उससे हम 50% अधिक मात्रा में लेते हैं। मतलब जो आप ये संतुलित आहार की जो अभी पढ़ रहे थे डेफिनेशन, इससे हम 50% अधिक ले लेते हैं। जो संतुलित डाइट लेते हैं इससे 50% अधिक ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इससे क्या होता है, जब हम कहीं लंबे समय तक डाइट नहीं ले पाते हैं, या हम फास्ट की कंडीशन होते हैं, मतलब व्रत वगैरह है, या कोई समस्या, हम लंबे समय तक कोई भी मील नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय हमारे पास शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होती, क्योंकि स्टोर एनर्जी आपने 50% एक्स्ट्रा ले रखी है, ठीक है, जो आपके ऐसे समय में काम आती है। चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, ये सब क्या होते हैं, पर्याप्तम पोषण के अंतर्गत आते हैं। और कब, जब हम 50% अधिक मात्रा में ये पदार्थ लेते हैं तब, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब कुपोषण की अगर हम बात करें तो आगे पढ़ लेते हैं। कुपोषण का प्रश्न है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो मुख्यतः तो कुपोषण 3 ही प्रकार का होता है, ठीक है, मुख्यतः तो 3 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन कभी कभी आपको ये 4 भी मिल जाता है, तो पहले मैं बता देती हूँ 3 कैसे। जो कुपोषण 3 प्रकार का कैसे होता है, एक तो होता है आपका अति पोषण होता है, ठीक है। एक अति पोषण होता है जिसे हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, खास तौर से ये अमीरों में होता है, ठीक है। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूब अभी गर्मी का मौसम है, खूब पेल कर आइसक्रीम वगैरह खा रहे होंगे और खूब फैट जम रहा होगा, ठीक है, और एसी में सो रहे होंगे, तो ये क्या है, ओवर न्यूट्रिशन है। दूसरा होता है अल्प पोषण, आप जानते हो अंडर वेट, जो लोग अपना आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। तीसरा होता है विशिष्ट अभाव, जिसे हम स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कहते हैं। विशिष्ट अभाव, विशिष्ट अभाव को आप जानते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। विशिष्ट अभाव जैसे आप जानते हो, विटामिन ए की कमी से क्या हो गया, विटामिन ए की कमी से क्या हो गया, रतौंधी हो गया। तो रतौंधी क्या है, विशिष्ट अभाव है भाई, विटामिन ए की कुछ ज़्यादा ही कमी हो गई। ये स्कर्वी हो गया, स्कर्वी किससे हो गया, विटामिन सी की कमी से हो गया, मतलब कि सी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि एक समस्या पैदा हो गई, क्या, स्कर्वी। तो ये क्या, ये डेफिशिएंसी का उदाहरण होता है। तो हमने बताया जो कभी कभी आपसे 4 माने जाते हैं कुपोषण के प्रकार, कहीं कहीं 4 भी दिए गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो वो होता है एक असंतुलित। तो वो आपसे अगर पूछा जाए, चौथा ऑप्शन मिले बाई चांस और आपकी मजबूरी हो, तीसरा ना हो और आपको चौथा ही करना पड़े, तो आप मतलब इसको मान के कर सकते हो। एक माना जाता है असंतुलित, ठीक है, तो ये 4 हो जाते हैं। ओके, असंतुलित पोषण, असंतुलित पोषण, बकाया मुख्यतः कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। ओके, लेकिन ये भी मैं जो चौथा बता रही हूँ ना, ये भी बुक से ही बता रही हूँ, और एक ही बुक में ये तीनों दिए हैं, 4 दिए हैं। तो असंतुलित पोषण को हम एक्स्ट्रा में डालते हैं जब हमारे पास ऑप्शन तीसरा सेफ नहीं है, मिल नहीं रहा तीसरा, या 3 ऑप्शन वाला कोड मैच नहीं कर रहा, तो हम चौथा मान लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसा आहार क्या कहलाता है। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है आपके, तो आप उसको क्या कहोगे, संतुलित आहार, भोजन, असंतुलित आहार या उपयुक्त सभी। तो क्या है, कमी है, एक या एक से अधिक, मतलब डेफिशिएंसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी है, पर हाँ एक या एक अधिक कम है, कुछ ना कुछ कम है, तो वो हो जाएगा असंतुलित आहार, ठीक है। कमी है लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कमी, तो इसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, यह तत्व शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत तथा रोगों से रक्षा के साथ साथ शरीर को उष्णता एवं रासायनिक नियंत्रणता प्रदान करते हैं, कहलाते हैं भोजन, आहार, पोषक तत्व या संतुलित आहार। आज जो भी क्लास देखेगा, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे होम साइंस का कोई भी स्टूडेंट है, मुझे उम्मीद है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेगा, क्योंकि मेहनत लगती है। इतनी गर्मी में मैं इतने सारे प्रश्न आपको ला रही हूँ, हर प्रैक्टिस को मैं मद्देनज़र रखती हुई चल रही हूँ, जबकि अभी मेरे पास कोई मतलब समझ जाओ, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं है कैसा भी, अभी तो मेरा चैनल स्टार्टिंग है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज कोई भी चैनल को छोड़ के ऐसे ही स्किप करके ना जाए, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो ये आंसर तो बहुत ईजी हो जाएगा भैया, क्या, जब ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत हो रही है, शरीर की वृद्धि हो रही है, मतलब न्यूट्रिशन की बात हो रही है, किसकी, गुड न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्व की बात हो रही है ना, पोषक तत्व की बात हो रही है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, आपको भोजन क्या है पता होगा, भोजन क्या है,
कोई जानता है फूड क्या है? हम जो भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी डिस्क्राइब कर ही देते हैं। जो भोजन होता है ना, मनुष्य की भूख शांत करे, सबसे बड़ी बात क्या करे? भूख शांत करे। उसे क्या करे? वृद्धि दे। भूख शांत करे, ठीक है, भूख शांत करे। क्या दे? वृद्धि दे। ओके, वृद्धि दे। उंगली जो होता है पसीने में चिपकती है फ़ोन की स्क्रीन पे, ठीक है, उसे वृद्धि दे, आनंद भी दे साथ साथ। भाई हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं उसमें क्या देखते हैं? आप पेट भर जाए हमारा, हमारी जो ग्रोथ है वो होती रहे, और क्या है? आनंद हो, ठीक है। तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, ठीक है। ओके, जैसे आप जानते हो हमें जब भूख लगी होती है और उस समय हमारे पास चाहे कुछ भी हो, रूखी रोटी हो, चटनी रोटी है, वो भी क्या है? तृप्ति देती है, वो भी आनंददायक हमें लगती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए आहार या डाइट क्या है? डाइट कहते हैं आहार को। तो एक दिन में जो भी व्यक्ति जो भोजन खाता है, ठीक है, या फिर एक बार में जो उसकी प्लेट में जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है भोजन की, वो उसकी एक दिन की डाइट या आहार कहलाती है। चाहे आप 2 रोटी, सब्जी, चावल, दाल खाते हो, रायता, या फिर आप थोड़ा सा कुछ ओट्स वगैरह खाते हो, लेकिन वही आपकी डाइट कहलाएगी, जो आपने एक बार खाया और आपका पेट भर गया, ठीक है, आपके हिसाब से, तो वो डाइट कहलाती है। पोषक तत्व तो हमने बता ही दिया अभी, जो हमारी शरीर की टूट फूट से मरम्मत करे, टूट फूट की मरम्मत करे, वृद्धि करे, विकास करे, रोगों से रक्षा करे, हम उसको क्या कहते हैं? गर्मी प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, हम पोषक तत्व तो कहते हैं। संतुलित, जो हमारे आहार में क्या कैसा हो? संतुलित किसे कहते हैं? जो हमारी आयु के अनुसार हो, कार्य के अनुसार हो, वृद्धि मतलब सॉरी लिंग के अनुसार हो, और हमारी अवस्थाओं के अनुसार हो। वृद्धावस्था हो गया, गर्भावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, उस समय ज़्यादा टूट फूट होती है शरीर में, ठीक है, वृद्धि होती है उस समय बहुत सारी, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था हो गया, बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, तो उस सब को सोचते हुए जब आहार प्लान करते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो सारे का आहार क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यतः पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? मुख्यतः पोषक तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए किस किस को ये आंसर पता है। तो पोषक तत्व होते हैं भाई सभी को पता होगा, इसमें कौन सा नई बात है? सी ऑप्शन करेक्ट होता है, होगा। 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होते हैं हमारे पोषक तत्व, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 6 प्रकार के होते हैं पौष्टिक तत्व। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक तो प्रोटीन होता है, आपका प्रोटीन होता है, उंगली बिल्कुल भी नहीं चल रही, फ़ोन की स्क्रीन पे चिपक रही, प्रोटीन होता है। दूसरा क्या है? यही तो मैं कहती हूँ भाई, चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो, थोड़ी इनकम हो, तो मैं कुछ व्यवस्था करूँ, कुछ लैपटॉप वगैरह ले लूँ जिससे मैं पेन से लिख सकूँ। फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं काम हो पा रहा है बिल्कुल भी। इस समय गर्मी में उंगलियां चिपक रही हैं, उंगली चिपक रही है, फ़ैन चला नहीं सकते हैं, तो पसीना आता है, और पसीना मुझे बहुत आता है। एक समय ऐसा था मुझे पसीना बिल्कुल भी नहीं आता था, और जब से बच्चे हुए हैं, या फिर ये दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं ना बच्चों के समय में खानी पड़ती हैं, आप ज़्यादातर होम साइंस वाले गर्ल्स लेडीज़ आप समझ सकते हो, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे जो होता है मुझे सच में इतना पसीना आता है कि मैं पूरी नहा जाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से पसीना आता है, मैं नहा जाती हूँ। वो तो हाथ में तब भी इतना नहीं आता है, फेस पूरा भीग जाता है, पूरी पीठ भीग जाती है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है, फैट हो गया, और क्या हो गया? विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, आप सब भी जानते हो, इनको ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। और जल हो गया, 6 हो गए आपके, ठीक है, ये 6 होते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आहार में पाए जाने वाले मुख्य पौष्टिक तत्वों को कितने वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? आहार में जो पाए जाने वाले मुख्य पौष्टिक तत्व हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 या 5? तो जो पौष्टिक तत्व हैं आहार में पाए जाने वाले, उनको वर्ग अगर पूछे जाएँ तो वो होते हैं 2 वर्ग। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बनिक वर्ग, एक होता है कार्बनिक वर्ग, कार्बनिक वर्ग होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक वर्ग, ठीक है, अकार्बनिक, ओके, कार्बनिक और अकार्बनिक, ओके, अकार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक 2 वर्ग होते हैं, आपको पता होगा आहार में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के। कार्बनिक वर्ग किसे कहते हैं? कार्बनिक जिसको क्या होता है, जिसका जब हम खाते हैं तो उनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इन पर जब भी रासायनिक क्रिया होगी तो क्या है? ऑक्सीडेशन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, क्या है? एनर्जी बनेगी, ओके, एनर्जी बनेगी, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कार्बनिक होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? खनिज लवण हो गए आपके, जो विटामिन हो गए, और क्या हो गए? आपके जल हो गए, तो ये अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पता चल गया कार्बनिक और अकार्बनिक। क्यों कहा कहते हैं उनको अकार्बनिक? क्योंकि उनसे कोई भी इस तरीके की एनर्जी वगैरह नहीं बनती है, बस वो हमारी शरीर की क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को फिट रखते हैं, इसीलिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व कौन से हैं? क्या प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल हैं?
बी है कार्बोज वसा तथा प्रोटीन है, सी है जीवन सत्व जल खनिज लवण है, या फिर डी है निम्न में से सभी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व इनमें से कौन से हैं। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जीवन सत्व जिसे विटामिन कहते हैं, या फिर जल और खनिज लवण, ये तीनों क्या है, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं रोगों से। ठीक है, ओके, मतलब सुरक्षा करते हैं। और जो प्रोटीन खनिज पदार्थ और जल हैं, ये क्या है, प्रोटीन खनिज और जल क्या है, अगर आपसे पूछे जाए तो ये क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर निर्माण में प्रोटीन ही नहीं काम आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो खनिज पदार्थ और जल भी काम आते हैं, मतलब खनिज लवण और जल भी कहीं ना कहीं शरीर के निर्माण में कार्य का योगदान देते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन मिलते हैं आपको कौन से, कार्बोज वसा और प्रोटीन वाले। तो कार्बोज और वसा और प्रोटीन क्या करता है, ये ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादन का अगर बात हो तो वसा और कार्बोज तो देता ही देता है, लेकिन आप कभी फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में जहाँ प्रोटीन भी आपकी मजबूरी बन रही है आंसर लगाना, तो डरना नहीं है, प्रोटीन भी ऊर्जा देने का काम करता है। जब कार्बोज और वसा की कमी होती है तो प्रोटीन शरीर में ऊर्जा देता है। ठीक है, ऐसे ही जब प्रोटीन की कमी होती है तो वसा कार्बोज भी हमारे शरीर के लिए निर्माण कार्य में योगदान देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें टूटने लगती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, यह एक विज्ञान एवं कला का मिश्रित रूप है। पोषण है, आहार है, पथ्यापत्य या संतुलित खाद्य। तो हमारे शरीर में जो विज्ञान एवं कला शरीर में जो हमारे जीवन में विज्ञान एवं कला का रूप माना जाता है और जो न्यूट्रिशन साइंस से जुड़ा है, तो उसे हम कहते हैं क्या, पथ्यापत्य। पथ्यापत्य का मतलब आप जानते हो क्या है, जैसे कहते हैं डाइटेटिक्स। क्या कहते हैं, डाइटेटिक्स। ओके, पथ्यापत्य को डाइटेटिक्स कहते हैं। ये शब्द मैं क्यों लाई, क्योंकि ये शब्द पथ्यापत्य जो होता है ना, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। डाइटेटिक्स तो लगभग सबको पता होता है। ठीक है, आहार एवं पोषण सब जानते हैं, लेकिन डाइटेटिक्स बहुत कम लोग, सॉरी पथ्यापत्य बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो अच्छा पथ्यापत्य जो डाइटेटिक्स है, इसको विज्ञान एवं कला क्यों कहा गया, जैसे कि वही बात होगी कि जैसे आपने खाना बनाया और कोई व्यक्ति आया, उसको क्या है, भूख नहीं है, चाहे कोई परेशानी है या फिर हो सकता है कोई भी रीज़न हो, चाहे मतलब बाहर की कोई अशांति, मतलब मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं, ऑफिस से आए हैं और आपने खाना बनाया, या आपके पापा हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, वो बाहर से आए हैं। ठीक है, तो वो थके हैं, परेशान है, कुछ भी है, तो उनसे आपने जब खाने की पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपने टेबल सजाई, बहुत अच्छे से खाने को लगाया, तो क्या है, आपके जो भी जिसने खाना नहीं खाया था उसने देखा, अरे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, तो क्या है, वो भी बोला अच्छा लाओ 2 रोटी खा लेता हूँ, और 2 रोटी के चक्कर में जो भी उसकी डाइट थी उसने पेट भर के खाना खाया। ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, कला है आपकी। और विज्ञान क्या है, विज्ञान इसमें ये है कि अगर आपने उसी खाने को बनाते समय आपने ध्यान दिया हो कि उसमें प्रोटीन वगैरह कैसा है, जैसे मान लो आपके पापा की एज कितनी है, 50 के करीब है, तो आपने उनकी एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन उसमें रखे हों। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई वृद्ध है, आपने वृद्ध के हिसाब से खाना बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड जो चीज़ें होती वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता, तो वो क्या है, वो विज्ञान है। ठीक है, आप किसी की मतलब आपके यहाँ बच्चे हैं, तो आपको उन्हें क्या प्रोटीन रिच चीज़ें देनी है, क्योंकि वो ग्रोथ है, कैल्शियम देना है उनको, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, तो वो विज्ञान है। ठीक है, लेकिन आप सजा के, जैसे बच्चे दूध नहीं पीते, ठीक है, दूध नहीं पीते हैं, तो दूध देना तो क्या है, विज्ञान है, क्योंकि हमें पता है हमारे छोटे बच्चों की ग्रोथ हो रही है, इस समय दूध बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस दूध को आप क्या कर रहे हो, आप बनाना शेक बना दे रहे हो, उसमें अच्छे से गार्निशिंग कर दे रहे हो किसी चीज़ की, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। ठीक है, तो वो बच्चा दूध उसे शेक समझकर पी ले रहा है, तो वो क्या है, वो कला है आपकी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ अपने घर में। तो हो गया यहाँ पर ऑप्शन पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन का पाचन होता है ग्लूकोज के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में, या फिर डी निम्न में से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है किस रूप में होता है, हम सभी जानते हैं एमिनो एसिड के रूप में होता है। ग्लूकोज के रूप में पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोज का होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल के रूप में किसका होता है, या इसे हम कह सकते हैं फैटी एसिड, ये कौन होता है, ये होता है वसा। ठीक है, वसा का पाचन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, या वृक्क में। तो जल के अवशोषण की जब भी बात होगी तो बड़ी आंत आंसर होगा, और कभी भी आपसे पूछा जाए जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत आंसर होगा। ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण अगर आपसे पूछा है, पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत। ज़्यादातर पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, तो आप आंख बंद करके इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन जल बड़ी आंत में होता है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वृक्क में होता है। जल का, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वृक्क में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौष्टिक तत्वों के सरलतम रूप को अवशोषित कर उसे शरीर के सभी अंगों
ऊतकों व कोशों में पहुंचाती हैं कौन? रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं, केवल ए या फिर डी है ए व बी। पौष्टिक तत्वों को सरलतम रूप को अवशोषित कर उसे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों व कोशों में कौन पहुंचाता है? मान लो भोजन है, टूट गया सबसे सरलतम रूप, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में टूट गया। कार्बोहाइड्रेट आपका जो है वो किस में टूटता है? शर्करा के रूप में टूट गया, ग्लूकोज के रूप में टूट गया, और जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड के रूप में टूट गया। अब इनको लेकर अब वो क्या है? अवशोषित हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ठीक है, अवशोषित हो गया। अवशोषित कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है अवशोषण, ठीक है। अब ये मतलब वो पहुँचेगा कैसे? हमारे जो शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जिससे हमारा शरीर बना है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? क्या रक्त नलिकाएं सपोर्ट करेंगी या लसिका नलिकाएं सपोर्ट करेंगी? तो डी ऑप्शन यहाँ होगा, ए व बी दोनों सही होगा। रक्त नलिकाओं द्वारा, लसिका नलिकाओं द्वारा ही क्या होता है? देखो, रक्त नलिकाएं क्या कहलाएंगी? ब्लड वेसल्स कहलाएंगी। और जो लसिका नलिकाएं क्या हो कहलाएंगी? लिम्फेटिक वेसल्स कहलाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स कहलाएंगी। तो इन दोनों के माध्यम से ही क्या होता है? छोटे छोटे कोशिकाओं तक हमारा जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व होके जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लो भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, अब इस क्रिया को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे, अब चयापचय कहेंगे, उपचय कहेंगे, अपचय कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए जल्दी से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयापचय कहलाती है, ठीक है। अब अवशोषित हो चुका है वो जो भी आपने खाया पिया वो अवशोषित हो चुका है, कोशों तक पहुंच चुका है, ठीक है, सारी कोशिकाओं तक पहुंच चुका है। किसके माध्यम से? ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के माध्यम से, चाहे उसे आप रक्त नलिकाएं या फिर लसिका नलिकाएं भी कह सकते हैं। उनके माध्यम से क्या है? शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुँच गया है, मतलब अवशोषित हो गया है। अब क्या शुरू होगा? चयापचय। चयापचय की चयापचय क्या होता है? अगर आपके मन में सवाल तो आता ही होगा। तो चयापचय को हम क्या कह सकते हैं? शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने, ओके, तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? चयापचय कहते हैं, ठीक है। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती? चयापचय कहलाती। देखो, एक तो होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन होता है, ठीक है, और वो क्या है? अवशोषित, मतलब न्यूट्रिशन उसके जो होते हैं वो अवशोषित होकर कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंच गए, अब शुरू होता है आपका चयापचय का प्रोसेस, ठीक है। अब चयापचय शुरू होता है, तो अब वो चयापचय भी जो शुरू होगा वो क्या करेगा? हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, वहाँ तक पहुँच तो गया है न्यूट्रिशन, अब उनमें जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत शुरू होगी। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो वो क्या किसके अंतर्गत आ रहा है? चयापचय के अंतर्गत आ रहा है। तो अब दो तरीके की क्रियाएं होती हैं चयापचय में। क्या बताया हमने? एक अपचय होता है, दूसरा उपचय होता है। अगर आपसे पूछा जाए अपचय क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, तो जब भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की प्रक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप जब भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, ठीक है, प्रोटीन खाया आपने, ठीक है, पचा लिया उसे, अवशोषित हुआ, प्रोटीन चला गया, अब वो क्या है? क्या सबसे सरलतम रूप क्या है? एमिनो एसिड में टूट गया, तो वो क्या आपका कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ओके, अब वो एमिनो एसिड क्या करता है? आप जानते हैं एमिनो एसिड ही हार्मोन्स का निर्माण करता है, एंजाइम्स का निर्माण करता है, रक्त का निर्माण होता है प्रोटीन से। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं हम, हीम प्लस ग्लोबिन। उधर आयरन आया कोशिकाओं के पास, उधर प्रोटीन आया, है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन आया, तो दोनों ने मिला क्या? रक्त का निर्माण करा, ठीक है। तो जो ये शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं हो रही हैं वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपचय या फिर एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो इतना समझ में आया? शरीर में भोज्य पदार्थों को टूटना और नए पदार्थों के निर्माण की जो सम्मिलित प्रक्रिया है वो क्या है? चयापचय कहलाती है। सम्मिलित का मतलब हो गया जहाँ पे उपचय और अपचय दोनों हो रहा है वो सम्मिलित चयापचय हो गया। लेकिन अगर अलग करोगे तो उपचय एनाबॉलिज्म अलग हो जाएगा और कैटाबॉलिज्म अलग हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक वृद्धि के समय निम्न में से निर्माणकारी क्रियाएं कौन कौन सी अधिक होती हैं? शारीरिक वृद्धि के समय निम्न में से निर्माणकारी क्रियाएं कौन कौन सी अधिक होती हैं? क्या उपचय अधिक होता है, अपचय अधिक होता है, पाचन अधिक होता है, या अवशोषण अधिक होता है? देखो, शब्दों पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक वृद्धि के समय पूछ रहा है आपसे कौन सी प्रक्रिया निर्माणकारी अधिक होंगी, तो उस समय क्या होगा? उपचय होगा। मैंने क्या कहा अभी आपसे? अभी मैंने उपचय के विषय में आपसे क्या बताया? नए पदार्थों का निर्माण होना। मैंने बताया नए पदार्थों का निर्माण होना, जैसे कि क्या बताया था मैंने? कहा रक्त का निर्माण होगा, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, ये सब क्या निर्माण हो रहा है? ये क्या है? आपका उपचय कहला रहा है, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि के समय जब आपकी वृद्धि होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा होती, टूट फूट ज़्यादा होती, वृद्धि के समय ऊतकों की टूट फूट ज़्यादा होती है तो निर्माण कार्य भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है क्या कहलाता है? क्या उपचय, अपचय, चयापचय या निम्न में से सभी? तो अब हम इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहेंगे, अपचय कहेंगे, क्योंकि इस समय क्या होगा? सबसे सरलतम रूप में आपका जो है भोज्य पदार्थ है वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहेंगे। समझने के लिए मैंने आपको उदाहरण प्रोटीन का दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपचारार्थ पोषण के उद्देश्य क्या हैं? क्या पोषण का पार्श्व दृश्य प्राप्त करना? उपचारार्थ पोषण समझ रहे हो आप किसकी बात कर रहे हैं? थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। थेरेपेटिक जो डाइट दी जाती है, थेरेपेटिक डाइट जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके उद्देश्य बताने हैं। क्या पोषण का पार्श्व दृश्य, जिसे हम न्यूट्रिशन प्रोफाइल कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोफाइल कहते हैं इसको, को प्राप्त करना। ठीक है, प्रोफाइल को प्राप्त करना। दूसरा आपको दिख रहा है पोषणहीनता या अधिकता को सुधारना। मान लो किसी के अंदर पोषण की कोई कमी है या फिर अधिकता है, मैंने कहा ओवर न्यूट्रिशन, तो इनको क्या सुधारना? सी ऑप्शन है विशिष्ट आहार के उपभोग को दूर करना। ठीक है, विशिष्ट आहार कोई आप ले रहे हो जो शायद आपके लिए मतलब हो सकता है आपके लिए फायदेमंद भी नहीं हो, लेकिन आप लिए जा रहे हो, तो उसको दूर करना। या डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो विशेष प्रकार के चयापचयी रोग होते हैं उनके प्रभाव को मतलब ख़त्म करना। ठीक है, या फिर लक्षण है कोई आपकी बीमारी का, उससे आपको मुक्ति दिलाना। ये कार्य भी थेरेपेटिक डाइट का रहता है कि जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, उपचारार्थ पोषण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कितनी विधियों का उपयोग करना आवश्यक है? क्या 2 विधियां आप उपयोग करके थेरेपेटिक डाइट दे सकते हो, उसके उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो, या 4 या 6 या फिर 8? तो हम जब भी उपचार मतलब डाइट प्लान करें और किस कंडीशन में, जब कोई बीमार है उसकी मतलब थेरेपेटिक डाइट की बात कर रहे हैं, थेरेपेटिक डाइट जो होती है उसकी बात कर रहे हो, तो आप 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या क्या? एक तो क्वालिटी ध्यान रखोगे। ठीक है, गुणात्मक विधियां ध्यान रखोगे, फूड की, आहार की, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा आप उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखेंगे, मात्रात्मक विधि का भी ध्यान रखेंगे कि कैसा कितना आहार किसे देना है। ठीक है, अब मात्रात्मक विधि में हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मान लो आप तो डाइटिशियन हो, आप तो समझते हो, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास आया है वो नहीं समझेगा कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है क्या, तो उस समय आप कभी भी कैलोरी का यूज़ नहीं करेंगे। या पर उस समय या तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करेंगे जिसे हम 2SD वगैरह कहते हैं। ठीक है, या तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करेंगे, या फिर आप कम या अधिक शब्द का उपयोग करेंगे। जैसे आप क्या है, जैसे कोई डायबिटीज़ का रोगी आया तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेनी चाहिए या कम लेना है और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। ऐसे ये नहीं आप इतने ग्राम कैलोरी लीजिए, आपकी ये एज है, इस टाइप की भाषा आप यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके की विधि का हम यूज़ करके थेरेपेटिक डाइट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को किस प्रकार की सोच प्रदान करता है? ए है नकारात्मक, बी है स्वीकारात्मक, सी है सकारात्मक, डी है विश्लेषणात्मक। जो उत्तम स्वास्थ्य होता है वो मनुष्य को कैसा? सकारात्मक सोच जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोल्डब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया? क्या पैलेग्रा पर किया, घेंगा पर किया, ऊर्जा पर किया या फिर गति पर किया? तो जो गोल्डब्रेगर का अध्ययन है वो किस पर है? पैलेग्रा पर है। और घेंगा पर किसने किया है? मैक्सोसिन ने किया है। ठीक है, मैक्सोसिन ने घेंगा पर किया है, ध्यान रखिएगा। ओके, बात करेंगे ऊर्जा। सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा, तो सबसे पहले तो ऊर्जा के विषय में कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो पूछा जाता है। मूल साधन ऊर्जा का क्या है? सूर्य है। मूल साधन क्या है? सूर्य है। ऊर्जा की मुद्रा करेंसी पूछा जाए तो क्या कहोगे? ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द बॉडी सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं कॉन्ड्रिया को। ऊर्जा के कई प्रकार हैं, चाहे सौर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये कई तरीके की ऊर्जाएं आपकी होती हैं। विद्युत रासायनिक ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा की इकाई आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? जूल है। ऊर्जा की इकाई अगर आपसे पूछा जाए जूल है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, न्यूट्रिशन साइंस स्पेशली लिखा आ जाए तो किलो कैलोरी आप लगा सकते हो, लेकिन वैसे जूल ही इकाई इसकी मानी जाती है। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 ग्राम बसा खाने पर 1 ग्राम बसा खाने पर 9 किलो कैलोरी या 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर आपको 4 किलो
कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और आपने अगर अल्कोहल लिया है, अल्कोहल लिया है अगर आपने, तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल लिया है तो पर 1 ग्राम पर आपको कितना, 7 किलो कैलोरी यहाँ पर आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 7 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी पर ग्राम पर। ठीक है, पर ग्राम पर। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन शरीर की प्रत्येक कोशों में किस रूप में उपस्थित रहता है। जो प्रोटीन होता है शरीर के प्रत्येक कोशों में किस रूप में उपस्थित रहता है, या डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, प्रोटोप्लाज्म या श्वेतसार। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो है प्रत्येक कोशों में अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन किस रूप में होता है, तो वो रहता है प्रोटोप्लाज्म के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कैसे होता है, तो देखो प्रोटोप्लाज्म के रूप में प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन रहता है, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म के निर्माण की बात हो जाए तो हम कहेंगे क्या, वसा चाहिए होगा आपको। ठीक है, वसा के साथ साथ आपको प्रोटीन तो चाहिए ही होगा, मस्ट है भाई प्रोटीन, और उसके साथ साथ कार्बोज। ये क्या करते हैं ये प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इतना आपको पता याद रहेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप जानते हो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, तो ये हम प्रोटीन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, टूट फूट की मरम्मत करती, ब्लॉक BLOCK। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत करती है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, शर्करा के विषय में सत्य कथन पहचाने। क्या ये स्वाद में मीठी होती हैं। बी है, अनाज, दूध, फल व मेवे में ये पाई जाती हैं। सी है, पेक्टिन भी एक जटिल शर्करा का रूप है। डी है, निम्न में से सभी। आज की क्लास में मैं एक लिंक दे दूंगी, एक क्लास और है इसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। किसकी बुक है ये मुझे याद नहीं आ रही, अभी रीना खनूजा की बुक है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है मैं रीना खनूजा से लाई हूँ आपके लिए। तो रीना खनूजा की जो बुक के ही एक फर्स्ट लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, और वो शायद मैंने 1 लाइनर में आपको पढ़ा रखे हैं। तो वो मैं लिंक इसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसको मैं अलग से क्या बनाऊँ, वो लेसन मैंने इसलिए छोड़ दिया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके निकलते हैं। तो शर्करा के विषय में क्या होते हैं, ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। शर्कराएँ स्वाद में मीठी होती हैं, नॉर्मल आपसे पूछा जाए तो मीठी ही होती हैं। बकाया जो अलग अलग तरीके की शर्कराएँ होती हैं, माल्टोज है आपका, ठीक है, सुक्रोज है, ये हर तरीके की जो शर्कराएँ आपकी होती हैं, आप जानते हो 3 तरीके की शर्कराएँ पाई जाती हैं मुख्यतः। एक मोनो होती है, एक डाई होती है, तीसरी पॉली होती है, और उसके अंदर भी 3 शर्कराएँ आती हैं। तो इनके सबके टेस्ट में होता है डिफरेंस, लेकिन आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे स्वाद में मीठी होती हैं, और ये अनाज, दूध व फल में पाई जाती है। फल की शर्करा जो होती है फ्रूट शर्करा कहलाती है, जो कि सबसे ज़्यादा मीठी मानी जाती है। और पेक्टिन क्या है, एक जटिल शर्करा मानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पेक्टिन होता है क्या है, एक जटिल शर्करा का उदाहरण है, और ये क्या करता है, जो जेली होती है ना, पेक्टिन होती है, क्या होती है, एक जटिल शर्करा होती है, और जो क्या फलों में पाई जाती है, आपके फलों में पाई जाती है, और क्या करती है, चीनी तथा एसिड की उपस्थिति में जेली बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी उपस्थिति में जेली बनाती है, तो चीनी तथा एसिड की स्थिति में ये जेली बनाती है, और ये कच्चे फलों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है क्या, 10, 20, 22 या 12। अनिवार्य अमीनो अम्ल आपको बताने हमारे शरीर के लिए कितने हैं, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की जो संख्या है हमारे शरीर के लिए कितनी है, वो होते हैं आपके 10। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, टोटल अगर आपसे अमीनो एसिड पूछे जाए कितने होते हैं, तो 20 भी माने गए हैं, कई जगह 22 भी माने गए हैं। ठीक है, लेकिन आवश्यक जो हमारे शरीर के लिए वो 10 ही हैं। 12 या 10 अगर आपसे पूछे जाए, वो हमारे शरीर खुद निर्माण उनका कर लेता है, तो वो हमारे लिए इतने ज़्यादा आवश्यक नहीं है, वो हमारे शरीर खुद ही मतलब बना लेता है, तो उसकी हमें कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन को पोषक गुणों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। उत्तम या अपूर्ण प्रोटीन, उत्तम प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन। दूसरा है बी ऑप्शन, आंशिक रूप से कैसी, पूर्ण प्रोटीन, या फिर सी है अपूर्ण प्रोटीन, या डी है निम्न में से सभी। तो प्रोटीन के अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया, हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, उत्तम प्रोटीन कौन होते हैं, ये वे प्रोटीन कहलाते हैं जिनमें क्या होते हैं, 10 के 10 एमिनो एसिड जो आपके लिए अनिवार्य हैं।
ठीक है, वो उपस्थित रहते हैं। मान लो 10 एमिनो एसिड किसी में हैं जो, और ये किस में मिलते हैं, ज़्यादातर किस में मिलते हैं, प्राणिज में मिलते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडे वगैरह होते हैं उनमें मिलते हैं। तो ये जो आपके आवश्यक हैं ये कौन सी कहलाते हैं, उत्तम प्रोटीन या फिर पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बने सभी पदार्थों में ये पाए जाते हैं। दूसरा है आंशिक वाला जो होता है, इसमें क्या होगा, आपके 10 में से क्या होगा, 1-2 अनिवार्य एमिनो एसिड कम होगा। 10 नहीं पाए जाएंगे, कुछ कम ही होंगे इसमें, 1-2 ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन 1-2 कम होंगे। इसीलिए आंशिक रूप से पूर्ण या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्शियली इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन, हम इनको इनकम्प्लीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्णता अपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इनको इनकम्प्लीट नहीं कह सकते, पार्शियली कह सकते हैं। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन इनको कहते हैं। और सी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनमें अधिकांश एमिनो एसिड जो होते हैं कम पाए जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाए, शायद क्वेश्चन डाला हो, मैंने नहीं डाला है, जिलेटिन। जो जिलेटिन है, जिलेटिन जो है वो क्या है, बिल्कुल ही इसमें क्या होता है, कोई भी एमिनो एसिड बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही है इसमें। तो ये क्या है, एक अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। जिलेटिन में कोई प्रोटीन, मतलब आवश्यक एमिनो एसिड कोई भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये तो ना तो शरीर की वृद्धि करता है, ना ही कोई इससे लाभ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए 24 है, भोजन के कार्य नहीं है, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। तो जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन हमारा शारीरिक कार्य भी करता है, सामाजिक कार्य भी करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, पर डी जो है बिल्कुल गलत होगा, सांस्कृतिक कार्य जो है भोजन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर द्वारा जल निष्कासन के मार्ग हैं। मूत्र के द्वारा वृक्क से, बी है त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में, सी है फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में, या डी है निम्न में से सभी। शरीर द्वारा जल का निष्कासन किन किन रूपों में होता है, और आई होप ये आंसर आप सभी दे पाओगे। इजी है, लेकिन तब भी मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि ऐसे प्रश्न भी आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जल को मैं इसलिए लाई हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ प्रश्न आपको और बताने थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, 1 ग्राम किसका, 1 ग्राम किसका, CHO, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है, इसमें कितना आपको जल प्राप्त होगा, तो 0.6 ग्राम जल आपको प्राप्त होगा, 0.6 ग्राम जल आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर CHO मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट, अगर ऐसे ही लिखो किसको, बसा को, तो कितना जल प्राप्त होगा, 1 ग्राम बसा का ऑक्सीकरण होगा तो कितना, 1.07 ग्राम जल आपको प्राप्त होगा। अब बात आती है किसकी, प्रोटीन का। 1 ग्राम प्रोटीन का अगर ऑक्सीकरण होगा तो कितना आपको जल प्राप्त होगा, तो 0.41 ग्राम आपको जल की मात्रा प्राप्त होगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसके माध्यम से आपको ये समझा दिया, और यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शरीर में जो जल होता है वो वृक्क द्वारा भी, आप देखते हो जो वृक्क होता है वो क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है, और जो वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होकर चीज़ें निकल जाती हैं, और वहाँ से पानी भी निकलता है, जिसे हम जल, मतलब यूरिन कहते हैं, वो जल ही होता है एक तरीके का। और त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है, इस समय मेरे ऊपर खूब बह रहा है। और फेफड़ों से भी जल वाष्प के रूप में जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो क्या है, ये निकलता है। और कैसे कैसे, जो धात्री माता होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, वहाँ से भी जल निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कन्फ्यूज़ मत हो जाना, अरे धात्री माता का कैसे मतलब यहाँ मान लिया जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि धात्री माता दूध पिलाती है, उसमें भी जल होता है। ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, फीड करा रही हैं, तो उसमें पानी जाएगा। ठीक है, दूध पानी के बिना नहीं बनता। ओके, और बड़ी आंत द्वारा जब मल का निष्कासन होता है तब भी पानी निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आंसू से निकलता है, नाक से निकलता है, इन सब से जल निकलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कुपोषण के कारण है गरीबी या शिक्षा, अज्ञानता व जनसंख्या वृद्धि, सी है भोजन की अपर्याप्त पूर्ति व मिलावट, डी है सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो भारत में कुपोषण के कारण है क्या है, यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, भारत में जो कुपोषण है उसके ये सभी कारण सही हैं, और हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, हम 26 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आधी क्लास अभी हमारी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस स्थिति में कुपोषण नहीं होता, मधुमेह व हृदय रोग की स्थिति में, बी है यकृत व गुर्दे रोग की स्थिति में, सी है सल्फर युक्त दवाई व बार बार मूत्र त्याग से, डी है सर्दी जुकाम व वातावरण से। तो जो हमारे लिए कुपोषण की कंडीशन होती है वो
कब कब नहीं होती। देखो अगर आपको डायबिटीज़ है और भी समस्याएं हैं तो आप सही से डाइट नहीं ले पाओगे, कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, ये मत समझिएगा बुखार आने पर या डायरिया होने पर ही कुपोषण होता है। कुपोषण ऐसी बीमारियों में भी हो जाता है जब हम सही से कुछ खा नहीं पाते हैं। ओके, या खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी समस्या है आहार से संबंधित कुछ भी, या फिर यकृत व गुर्दों में कोई इन्फेक्शन, कोई समस्या है, कोई चीज़ मतलब नहीं खा पी, किडनी में तो खास तौर से होता है ना, नमक खा सकते हो आप, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रोटीन भी नहीं खा सकते हो, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यकृत व गुर्दे की स्थिति में भी कुपोषण हो जाता है। सल्फर युक्त दवाई अगर बार बार ले रहे हो आप और बार बार मूत्र त्याग हो रहा है तो मतलब आपकी चीज़ क्या है, जो भी आप खा रहे हो उसका सही से ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। मूत्र के माध्यम से आपके बहुत सारे यहाँ पर खनिज लवण हैं जो निकल जाते होंगे। ठीक है, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाओगे तो खनिज लवण आप जानते हो ज़्यादातर यूरिन से पास होते हैं। ठीक है, तो वो निकल जाएंगे। ओके, तो सर्दी जुकाम व वातावरण, डी ऑप्शन जो है आपका, सर्दी जुकाम जो होता है उससे कुपोषण नहीं होता है, सर्दी जुकाम से कुपोषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मून फेस की समस्या होती है। तो जो मून फेस की समस्या होती है क्या क्वाशियोरकर में होती है, ऑस्टियोमलेशिया में होती है, जीरप्थेलिया में होती है, वसा की कमी में होती है। तो मून फेस किसमें होता है, क्वाशियोरकर में होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया आप जानते हो, ऑस्टियोमलेशिया कब होगा, जब हड्डियों से संबंधित दिक्कत होगी। ऑस्टियोमलेशिया जब हड्डी से संबंधित मतलब अस्थि विकृति या विटामिन डी की प्रॉब्लम होगी तब होगी आपको ऑस्टियोमलेशिया। ओके, जीरोप्थेलमिया क्या है, जीरोप्थेलमिया विटामिन ए की कंडीशन है। ठीक है, विटामिन ए की कंडीशन, विटामिन ए की कंडीशन है। वसा की कमी से टोड स्किन हो सकती है। ठीक है, टोड स्किन हो सकती है वसा की कमी से। ओके, तो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी व हड्डी में दर्द होता है। बी है शरीर में सूजन व पायरिया होता है। सी है मसूड़े कमज़ोर व नर्म होते हैं। डी है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो विटामिन सी की कमी से बताइए आपको, ऐसे ऑप्शन है कि मतलब एक क्वेश्चन के साथ कई आंसर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सभी सही हैं। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से तो हड्डियों में भी दर्द होता है और शरीर में सूजन भी होती है, पायरिया रोग भी होता है दांतों में, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और नर्म पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ए ऑप्शन चुल्लिका ग्रंथि में, बी है यकृत में, सी है पीयूष ग्रंथि में, डी है निम्न में से कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, आपके चुल्लिका ग्रंथि में होता है। चुल्लिका ग्रंथि इसको कहते हैं, क्यों हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। ओके, चुल्लिका ग्रंथि, नहीं तो आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि होती है ये। ओके, आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो चुल्लिका ग्रंथि होती है या फिर हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि जो होती है, क्या होता है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आयोडीन की कमी है। भाई क्या होगा यहाँ पे, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि आयोडीन की कमी है। और जब मतलब कमी है आयोडीन की और हमारे हार्मोन का निर्माण नहीं हो पा रहा है थायरॉक्सिन, तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि यहाँ पर फूल जाती है। ओके, जिसको हम चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं। इसमें होता क्या क्या है, भूख कम लगती है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से जब घेंगा होता है तो भूख कम लगती है, शारीरिक थकान बहुत महसूस होती है। ठीक है, और क्या होगा, चयापचय भी ठीक से कार्य नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आयोडीन की कमी से समस्या नहीं होती है। एक, क्या थायराइड ग्रंथि फूल जाती है व भूख कम लगती है। बी है शारीरिक थकावट महसूस होती है व चयापचय ठीक से नहीं हो पाता। सी है बीपी होगा, सॉरी बीपी नियंत्रित रहता है व सांस नहीं फूलती। डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, ऐसा मतलब सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो सही होगा, नहीं पूछा है तो सही होगा। ठीक है, बीपी जो है नियंत्रित रहता है व सांस नहीं फूलती, ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे पोटेशियम हो चाहे आयोडीन की कमी हो, बीपी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है और सांस भी फूलती है। जब इतनी सारी दिक्कत है, थायराइड ग्रंथि फूल गई है, भूख कम लग रही है, थकावट महसूस हो रही है, चयापचय भी ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, मतलब डाइजेशन सिस्टम भी आपका बिगड़ा हुआ है अंदर का, तो ये क्या, सांस तो फूलेगी, है ना। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गलत कथन पहचानिए। विटामिन डी की कमी से क्या रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी, लौह आयरन की कमी से क्या एलर्जी होती है। डी है फ्लोरीन की कमी से क्या फ्लोरोसिस होता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है आपको बताना है। तो कौन सा, लौह की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपके गलत होगा। एलर्जी कोई मतलब विशेष इसका टर्म नहीं है कि आयरन की कमी हो गई तो आपको एलर्जी हो जाएगी, लेकिन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस
होता है। ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, ये बताइएगा आंसर। क्या 1946 में हुई, 1949 में हुई, 1945 या 1948? तो जो यूनिसेफ की स्थापना होती है वो कब होती है आपकी 1946। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है 1949 में क्या होता है। तो 1949 में क्या होता है, भारत में इन्होंने काम प्रारंभ किया। 1949 में हमारे 46 में स्थापना हुई, तो 1949 में इन्होंने क्या करा, भारत में कार्य किया। और भारत में इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, 150 टन क्या किया, दुग्ध चूर्ण जिसे हम मिल्क पाउडर कहते हैं, वितरण के लिए दिया इन्होंने। ठीक है, भारत के लिए क्यों दिया, क्योंकि भाई कुपोषण बहुत ज़्यादा था बच्चों के लिए। ये चीज़ दी गई कि बच्चों में जो है ये सस्ता दूध था, हो सकता फ्री भी हो, ऐसा कुछ दिया नहीं है बुक में। तो ये क्या था, गरीब बच्चों के लिए ये इन्होंने दिया था। ठीक है, तो 150 दुग्ध चूर्ण सबसे पहले यूनिसेफ ने यही काम किया था भारत में, याद रखना। बात आती है किसकी, 1945 की। 1945 में क्या होता है, तो यहाँ पर फाओ की स्थापना होती है। फाओ, ठीक है, आहार एवं कृषि संगठन की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर स्थापना होती है। कब, 1945 में। तो फाओ की स्थापना कब हुई, 1945 में। ठीक है, अब 1948 में किसकी स्थापना हुई, तो 1948 में स्थापना मानी जाती है WHO की। ठीक है, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब मानी जाती है, 1948 में। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 35। यूनिसेफ के कार्य क्षेत्र हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मलेरिया, क्षय रोग व कोढ़ पर नियंत्रण। सी है पोषण के क्षेत्र व भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में मतलब कार्य करना। या डी है निम्न में से सभी। तो यूनिसेफ क्या क्या कार्य करता है, तो यूनिसेफ ये सभी कार्य करता है। क्या कार्य करता है यूनिसेफ जो है ये सभी कार्य करता है। माता एवं शिशु के स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान करता है और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, प्रशिक्षण देंगे तभी तो केयर हो पाएगी। कई बार चीज़ें होती हैं हमारे आसपास लेकिन हमें उन्हें यूज़ करने का तरीका नहीं होता, तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है माताओं के लिए। ठीक है, और मलेरिया, क्षय रोग, जो कोढ़ वगैरह ये जो बीमारियाँ विशेष होती हैं, इन पर क्या है, इनके लिए क्या होता है, टीके वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, मतलब इन पर नियंत्रण के कार्य भी ये करता है। और क्या करता है, पोषण के क्षेत्र में हमने बात कर ली, भूकंप बाढ़ की बात कर ली। और क्या करता है, दुग्ध चूर्ण वितरण करने का कार्य करता है, किसके लिए, गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, दुग्ध चूर्ण वितरण करता है। क्या करता है, बच्चों के लिए जो भी सेवा योजनाएं आती हैं उनमें हेल्प करता है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है उसमें भी इन लोगों का रोल थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, पोषण के क्षेत्र में ये लगभग कार्य करते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोषण के क्षेत्र में ये बहुत सारे कार्य करते हैं बच्चों के लिए और माताओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम यूनिसेफ की सहायता से BCG प्रयोगशाला की स्थापना हुई। कोलकाता में, चेन्नई में, मद्रास में, हैदराबाद में। सर्वप्रथम यूनिसेफ की सहायता से BCG प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई कहाँ, मद्रास में। ठीक है, BCG प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, सबसे पहले मद्रास में की गई। अब आप जानते हो BCG का क्या यूज़ होता है। क्षय रोग, टीबी की समस्या, और इस समय ये भयंकर रूप में फैली हुई है। 2025 में टारगेट है इसको ख़त्म करने का, लेकिन हमें लग रहा है कि अब तो ज़रा देखो टीबी के मरीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अक्सर हमारे आस पास में, बहुत ज़्यादा हमारे करीबी नहीं है लेकिन सुनने को मिला 2-3 लोग अभी 2 महीने में ऐसे गुजरे हैं जिनका ये सुना है कि उन्हें दिमागी टीबी थी। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ यही बताया लास्ट में, जो अचानक उनको प्रॉब्लम्स हुई कि ये पता चला कि उन्हें टीबी की प्रॉब्लम थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो क्षय रोग के नियंत्रण के लिए इन्होंने BCG प्रयोगशाला की स्थापना की, जब कहाँ, मद्रास में की। और इसमें इन्होंने वैक्सीनेशन की चीज़ें, उपकरण, वाहन भी प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों को 6 घातक बीमारियों से बचाने हेतु यूनिसेफ द्वारा चलाया गया प्रोग्राम कौन सा है। ए है वृद्धि आवेक्षण, बी है मौखिक पुनर्जलीकरण, सी है स्तनपान को प्रोत्साहन, डी है गोभी। तो 6 घातक जो बीमारियों से बचाने हेतु यूनिसेफ ने जो प्रोग्राम चलाया, ये नेट में भी पूछा गया था आपसे, ये गोभी है। गोभी में गोभी की फुल फॉर्म क्या है, गोभी मतलब जी की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रोथ सर्वलाइंस जिसे हम कहते हैं वृद्धि आवेक्षण हिंदी में। ठीक है, दूसरा है ओ का क्या मतलब हुआ, मौखिक पुनर्जलीकरण जिसे हम कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन। पुनर्जलीकरण मतलब रिहाइड्रेशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन। दूसरा क्या है, आपको दिख रहा है स्तनपान को प्रोत्साहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे माताएं आजकल बच्चों को फीड ही कराना नहीं चाहती, तो उनको प्रमोट करना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि भाई बच्चों के लिए फीड कराना बहुत मतलब ज़रूरी है, तो प्रोत्साहन करना। और लास्ट था 4 क्या था, 6 घातक बीमारियों के विषय में था, लेकिन इसमें 4 ही मुझे मिली,
में होता है लास्ट वाला जो 4 वाला था वो था इम्यूनिटी के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे हम कह सकते हैं प्रतिरक्षण कार्यक्रम। तो ये 6 घातक बीमारियों से बचाने के लिए था, ठीक है। और मतलब ये सारे अगर मान लो स्तनपान शुरू कर दिया जाए तो क्या है, कुपोषण थोड़ा कम हो जाएगा। भाई बच्चों को दूध माता का जो बेकार जा रहा है वो मिलने लगेगा, जब पिएगा तो बच्चे का को मतलब दूध निकलने लगेगा। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरीके की चीज़ें शुरू की गई जिसका नाम रखा गया गोभी, ठीक है। कितनी बीमारियों के लिए बचाने के लिए था, तो 6 बीमारियों से बचाने के लिए ये था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फाव के कार्यों का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है फाव का, ब्रिगेडियर करता है, डायरेक्टर जनरल करता है या उपाध्यक्ष करता है? तो फाव जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो संचालन करता है वो कहलाता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कहलाता है। स्थापना हम आपको बता चुके हैं ना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फाव के विषय में ये FAO जो फाव है कितने क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है? 2, 3, 4 या 5? जो फाव है कितने क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है, आपको ये बताना है। तो ये करता है 5 क्षेत्रों में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 क्षेत्रों में क्या करता है, ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? कृषि हो गया, ठीक है, कृषि, तभी इसका नाम फूड एंड एग्रीकल्चर रखा गया, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। दूसरा क्या है, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, पहला तो कृषि हो गया, आर्थिक हो गया, ओके, आर्थिक हो गया। तीसरा क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। और क्या हो गया, चौथा आपका हो गया वन विभाग के विषय में कार्य करवाता है, और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में ये कार्य करता है, पोषण के क्षेत्र में ये कार्य करता है, क्या, फाओ, ठीक है। कि अच्छा, इसके उद्देश्य क्या हैं? सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, जहाँ जहाँ ये कार्य कर रहा है उन देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, और क्या करना, पोषण की स्थिति में सुधार करना। भाई जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहीं का सुधार करेगा ना, पोषण में काम कर रहा है तो पोषण की स्थिति सुधरेगी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो मछली उत्पादन होगा, और कृषि वन का मतलब बढ़ेंगे तो क्या है, वन के बढ़ने से तो वैसे ही बहुत फायदे हैं, आप जानते हो, थोड़ा पोल्यूशन वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है। कृषि के विषय में अगर जानकारी अच्छी दे देंगे तो खेती अच्छी होगी, किसान लोगों का जीवन अच्छा होगा, मछली पालन से जो अर्निंग होगी उससे भी ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने के लिए ये कार्य करता है, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, उत्पादन कार्य की सुविधा देने के लिए कार्य करता है। तो कह सकते हैं ना, ये सारे काम हो गए तो क्या होगा, सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? क्या जेनेवा में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में, शिलोंग में? तो स्थापना कब होती है WHO की, आपको हमने बताई थी, स्थापना हुई थी इसकी कब, 1948 में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऑप्शन कतई करेक्ट होगा, जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है जेनेवा, ठीक है, याद रहेगा। अगर बात करें स्थापना तो 48 में होती है, लेकिन कार्य कब से प्रारंभ किया इसने, तो जनवरी, ठीक है, जनवरी 1949 से इसने कार्य जो है प्रारंभ किया, 1949 से अपना कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। कहाँ इसका कार्यालय जो बना था, कहाँ, दिल्ली में बना था, ठीक है, कार्यालय जो था इसके दिल्ली में बना था। एशिया का ये पहला कार्यालय माना जाता है WHO का, जो हमारे ही देश दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है, ओके। तो 1949 में इन्होंने कार्य को प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, WHO निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? ए है यूनिसेफ, बी है फाओ, या सी है ए, या फिर डी है एवा, बी दोनों? तो जो WHO है वो डी ऑप्शन सही होगा, ये यूनिसेफ के साथ भी और FAO के साथ, जो अभी फाओ की हम बात कर रहे थे, इन दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व आहार कार्यक्रम कब स्थापित किया गया? विश्व आहार कार्यक्रम की बात हो रही है, कब स्थापित किया गया? तो विश्व आहार क्या 1962 में, या 1963 में, 1964 में, या 1965 में? तो विश्व आहार कार्यक्रम जो था वो 1963, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें स्थापित किया गया। इसे कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब स्थापित किया गया? ये किया गया आपका 1963। ये भी WHO का प्रोग्राम था, लेकिन सहयोग इन्होंने किसका लिया था? सहयोग मतलब इन्होंने बहुत सारे जो आपके जानते हो, FA है, यूनिसेफ है, या फिर ANP है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सारे लोगों की हेल्प से इन्होंने ये कार्य शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, WHO ने इनकैप की सहायता से प्रोटीन न्यूनता
से पीड़ित बच्चों के लिए एक वनस्पति प्रोटीन मिश्रण बनाया, वह कौन सा था? इनमें से नाम बताना है। WHO ने इनकैप, इनकैप क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, ठीक है, अमेरिका की मतलब एक एजेंसी है जिसे हम न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा कहते हैं। इंस्टीट्यूट है, एक एजेंसी मान लो चाहे इंस्टीट्यूट मान लो, जहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें एक न्यूट्रिएंट्स WHO ने भी बनाया, किसकी सहायता से? इनकैप की सहायता से। किसके लिए? जिनको प्रोटीन न्यूनता से संबंधित जो बच्चे थे जिनके अंदर प्रोटीन की कमी थी, तो एक ऐसा वनस्पति मिश्रण बनाया, मतलब वनस्पति प्रोटीन मिश्रण था। वनस्पति आप जानते हैं जो पेड़ पौधे से चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें, उनसे मिलकर बनाया था। तो इसका नाम बताना है, ये कौन सा मिश्रण था प्रोटीन वाला? क्या इनकैपरिन था, ए ऑप्शन, या फिर इनकैपरिन था, या प्रोटीन एक्स था, या प्रोटीन न्यूट्रिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इनकैप के साथ बनाया, तो इनकैप से रिलेट कर लो थोड़ा, इनकैप ब्रेन, ठीक, इनकैप ब्रेन, ठीक है, ब्रेन BRIN, ये इनकैप लिखा है, ऐसे लिख के ब्रेन और जोड़ दो, BRIN, ठीक है, एन और जोड़ दो, ब्रेन। तो ये बनाया था इन्होंने, इनकैप ब्रेन। तो आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, ICDS की स्थापना कब हुई? स्थापना की गई यूनिसेफ द्वारा, भारत द्वारा, FAO द्वारा, या WHO द्वारा? जो ICDS है, ठीक है, ICDS की स्थापना हमारे देश भारत द्वारा की गई। कब की गई? किसी को याद है कब की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की जाती है कब? 1975, या फिर 1975 सीधे ना मिले तो 1975 टू 1976 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की स्थापना की गई। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो हमारे भारत देश ने स्टार्ट की थी और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन 45 है, ICDS के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन आवश्यक हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात हो रही है। 200 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। ICDS ने जो रिकमेंडेशन दी है प्रोटीन और कैलोरी की, वो बतानी है आपको। क्या 200 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दोगे आप 1 से कम वर्ष के बच्चों के लिए, या 300 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन दोगे, या 500 किलो कैलोरी या फिर 25 ग्राम प्रोटीन दोगे, या डी है निम्न में से कोई नहीं? तो जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा। 200 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन किसको? जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, 1 से कम वर्ष। अब बात आती है दूसरा ऑप्शन किसका है, फिर दूसरा किसका है? तो 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम जो प्रोटीन है वो किसकी है? 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देनी है, किसके अनुसार? ICDS के अनुसार। अब बात आती है 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन हम किसे देंगे? तो ये देना है किसे? आपकी जो गर्भवती महिलाएं या फिर धात्री महिला, गर्भवती जो दूध पिला प्रेग्नेंट है वो वाली, और दूसरी कौन? धात्री मतलब जो दूध पिलाती हैं, धात्री महिलाओं को देनी है, ठीक है। तो तीनों का करेक्ट, यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तीनों का याद रख लो। पहला है 1 वर्ष से कम बच्चों का, दूसरा है 1 से 6 वर्ष के बच्चों का, और तीसरा क्या है? धात्री महिला और गर्भवती महिला का। कब तक दिया जाता है? ये 300 दिन तक दिया जाता है। 365 दिन होते हैं साल में, उनमें से 65 दिन छोड़ दो, 300 लगा दो, 300 दिन तक ये दिया जाता है आहार। कम से कम 300 दिन मिलना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाँव या शहर में प्रति डैश जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं? कितनी संख्या पर गांव या शहर में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं? 1000 है, 700 है, 600, 800 है। तो ये आंसर होगा 1000, ठीक है। 1000 की जनसंख्या पर क्या? ए ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा आपका। 1000 की जनसंख्या पे क्या होता है? आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं, गाँव या शहर, गाँव या शहर। अब बात आती है आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी क्षेत्र में जो होता है कितने होने संख्या पे खोला जाता है आंगनबाड़ी केंद्र? तो 700 की संख्या पर, 700 की संख्या पर आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र पूछा जाए तो 700 की संख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी भर्ती बहुत क्रेज में रही हुई नहीं, इसलिए हो सकता है आंगनबाड़ी पर दिमाग चला जाए, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर डाला है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47, केयर एक संस्था है, गैर सरकारी व गैर सांप्रदायिक, सरकारी, केंद्रीय या निम्न में से सभी? तो जो केयर है वो एक संस्था कैसी है? गैर सरकारी व गैर सांप्रदायिक संस्था मानी जाती है। केयर की अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1946 में, ठीक है, 1946 में, और भारत में ये कार्य स्थापित होती है 1950 में, ठीक है। 1950 में भारत में ये कार्य प्रारंभ करती है, ओके। 1961 में क्या किया इसने? 1961 से भारत के स्कूलों में मिड डे मील
जो है इस योजना के साथ साथ मतलब केयर के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, मिड डे मील जो कार्यक्रम था वो केयर के साथ शुरू किया गया था भारत में। ठीक है, 1961 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो अभी मैंने जस्ट आंसर दे दिया था आपको, बी में, केयर की हेल्प से 1961 में क्या था, मिड डे मील की शुरुआत होती है। ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत होती है। और ये ऐसा माना जाता है या कहा जाता है यूएसए के बाद ये संसार में सबसे बड़ी साले आहार, साले मतलब जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, साले आहार, ठीक है, साला में जो स्कूल साला में जो आहार दिया जाता है, योजना है। ठीक है, यूएसए के बाद सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी योजना यूएसए के पास है। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी है। ठीक है, सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इसको कहते हैं। ओके है, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आईसीडीएस के अंतर्गत सर्वप्रथम कितनी परियोजनाएं प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई थी? 11, 33, 4 या 18? तो आईसीडीएस के साथ के अंतर्गत जो सर्वप्रथम योजनाएं शुरू की गई उनको आपको बताना है। शुरुआत में कितनी की गई थी? तो 33 थी। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी? 33 थी। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी? 33 थी। 11 कहाँ थी? ए ऑप्शन जो दिख रहा है 11 कहाँ थी? वो थी आदिवासी खंडों में। कहाँ थी? आदिवासी खंडों में थी। ठीक है, आदिवासी खंडों में थी। 4 कहाँ थी? झुग्गी झोपड़ी में थी। 4 कहाँ थी? झुग्गी झोपड़ियों में थी, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा एक रह गया 18 वाला जो है, ये ग्रामीण खंडों में थी। 18 थी ग्रामीण खंडों में, मतलब टोटल योजनाएं कितनी थी? 33 थी। 33 में 18 ग्रामीण खंडों में थी, 18 ग्रामीण खंडों में, 33 आदिवासी खंडों में, और 4 किस्में बताई थी मैंने? झुग्गी झोपड़ी में। झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके नहीं होते हैं बस्ती टाइप, उसमें थी। ठीक है, तो ये 33 योजनाएं टोटल थी, जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बालकों में अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ए है 1960 में, बी है 1970 में, सी है 1980 में या डी है 1990 में? तो बालकों में अंधेपन को दूर करने के लिए जो योजना शुरू की गई थी 1970 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज की क्लास में मैं बहुत थक गई हूँ, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद 50 क्वेश्चन की क्लास ली है और 1 घंटे की क्लास है। तो अच्छा लगा तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और इसमें अच्छा या ख़राब लगने वाली बात नहीं है। आपका पेपर है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, नोट्स भी पढ़िए। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।